उससे क्या होता है, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। उन्हीं लोगों को इन न्यू रूल्स की वजह से काफी कुछ भुगतना पड़ रहा तो है। ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है यहाँ आने का। तो हमने जो पे किया है, क्या हमें उसका रिटर्न मिल रहा है गाइस? प्राइजेस डे टू डे बढ़ते ही जा रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। थैंक यू सो मच गाइस, आप हमारी वीडियोस को बहुत सारा प्यार दे रहे हो। ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। आपकी वजह से ही हम हैं और आपकी वजह से ही हम इतने सारे अच्छे अच्छे इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स आपके सामने लेके आते हैं। होपफुली जो भी स्टूडेंट्स, वर्क परमिट होल्डर्स या परमानेंट रेजिडेंट होल्डर्स हमें देख रहे हैं और हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं, उनको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि ये गुड ऑप्शन है या बैड ऑप्शन है कनाडा में स्टूडेंट्स का आने के लिए 2023 उनके लिए कैसा रहेगा। तो मेरे ख्याल से गुड भी है और बैड भी है। तो आज हम बात करेंगे कि बैड क्यों है और फिर हम रियलिटी से रूबरू होंगे। हमारी क्या सजेशन आप लोगों के लिए, तो उस सजेशन से आप डिसाइड कर सकते हो यू शुड कम हेयर और नॉट। और जो लोग ऑलरेडी यहाँ पर हैं, उनको भी लग रहा होगा कि हमारा यहाँ आना अच्छा था या नहीं था, तो वो लोग भी इस वीडियो से काफी कुछ सीख सकते हैं। लेट्स गो फॉर द वीडियो। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे सामने आता है एक्सपेंसेस, जिसके बिना हमारी गाड़ी नहीं चलेगी। तो सबसे बड़ी चीज जब एक्सपेंसेस से आती है तो सबसे बड़ी चीज है रूम रेंट, जो हमें पे करना होता है क्योंकि हमें कहीं रहने के लिए जगह चाहिए। तो रूम रेंट जब मैं 2 साल पहले आई थी तो आई थिंक शेयरिंग में 350 थे या 250 भी चल रहा था। बट अगर अब मैं बात करूँ तो वो 400 to 450 चल रहा है शेयरिंग पे। और अगर मैं सिंगल रूम की बात करूँ 400 450 सिंगल रूम रेंट था। और इट डिपेंड्स कि आप किस एरिया में रह रहे हैं। बट अब जो है सिंगल रूम का जो रेंट है वो 500 to 550 है। तो आप देख सकते हो एक्सपेंसेस इंक्रीज होते जा रहे हैं। एक्सपेंसेस में ही अगला एक्सपेंस जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को फेस करना पड़ता है वो है ग्रोसरीज। एवरी वीक हमें ग्रोसरीज लेनी ही होती हैं, रिक्वायरमेंट है। तो ग्रोसरीज की एक मैं बहुत बड़ी लाइव एग्जांपल अभी देता हूँ जो करंटली हम भी फेस कर रहे थे लास्ट वीक। आशीर्वाद आटा की बात कर लेते हैं। इंडिया में हम आशीर्वाद आटा से ही यूज टू होते हैं, उसी की रोटी बना के खाते हैं। तो यहाँ पे आशीर्वाद आटा एक तो पहले ही 1-1.5 महीने से तो आशीर्वाद आटा मिल ही नहीं रहा। जब मिल भी रहा था तब भी वो $12 वाला आटा $20 के आसपास मिल रहा था। वो इसी वजह से क्योंकि डिमांड हाई हो चुकी है और सप्लाई जीरो है। तो उसमें सबसे बड़ा प्रेशर जो झेलना पड़ता है वो होता है स्टूडेंट्स को, क्योंकि वर्क परमिट होल्डर्स फिर भी एक्सपेंसिव वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं और अपने लिए सॉर्ट आउट कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को। लेकिन स्टूडेंट सोचता है कि मैं एक्सपेंसिव वाला आटा जो $22-23 का आटा है वो कैसे खरीदूंगा और मैं कैसे अपना काम चला सकता हूँ। इवन तो ग्रोसरी का जो अगर हम ओवरऑल प्राइस देखें, एक हफ्ते की ग्रोसरी 2 साल पहले जब निकिता यहाँ पे आई थी तब ग्रोसरी एक पर्सन के लिए एक वीक की $30 से $40 की पड़ती थी, जिसमें मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास सब सामान आ जाता था। आज के टाइम पे वो ही एक पर्सन की ग्रोसरी $60 to $70 की लगती है, तब जाके हमें लगता है कि हमारे पास कुछ इतना सामान आया जो एक वीक तक चल जाएगा। तो प्राइजेस डे टू डे बढ़ते ही जा रहे हैं और हमारी इनकम अभी भी उतनी की उतनी ही है। तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एक्सपेंसेस की। अगर हम यहाँ आए हैं तो ऑब्वियसली हम स्टडी वीजा पे आए होंगे या किसी और वीजा पे आए होंगे। बट 90% लोग जो स्टडी वीजा पे आते हैं, स्टडी वीजा पे आए हैं तो 20 से 22 लाख दे के ही आए होंगे। तो हमने जो पे किया है, क्या हमें उसका रिटर्न मिल रहा है गाइस? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज एज अ स्टूडेंट मैं आई थी तो मुझे उतना रिटर्न नहीं मिला है। और गॉड सेक मैं अभी बता देती हूँ आपको। बट हाँ, मे बी इन फ्यूचर मिलता रहेगा, क्योंकि अगर मैं जॉब करके इतना अगर अर्न कर रही हूँ बट मेरे एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हाई होते जा रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट कि मैं खर्चा बहुत ज्यादा कर रही हूँ, चीजों के प्राइस ही बहुत ज्यादा होते जा रहे हैं। जैसे जतिन ने बताया, ग्रोसरी जब मैं लेती थी $30-35 की आ जाती थी, अब वही ग्रोसरी $60 to $70 की आ रही है। तो आई एम नॉट सेविंग मच। और बच्चे जो है डिप्रेशन में जा रहे हैं उसकी वजह से, क्योंकि जो इनकम है उनकी सेम लेवल पर है और जो खर्चे वो बढ़ते जा रहे हैं। तो जो हमारे 22 लेके 22 लाख लगते हैं वीजा लगाने से, प्रोसेस से लेके यहाँ तक आने तक के लिए, उसके लिए कैसे सेविंग कर सकते हैं उन चीजों के ऊपर ताकि आपके एटलीस्ट 3-4 लाख बच जाए वहाँ पे। के लिए एक हमने बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, उसका लिंक यहाँ पर आ रहा होगा, तो आप बिल्कुल चेक कर सकते हो अगर आप स्टडी वीजा लगाने की सोच रहे हो। और अगर आपका माइंडसेट है, आपके इतने पैसे हैं कि आप लगा सकते हो यहाँ आने के लिए, तो जरूर चेक कीजिएगा। तो अगले एक्सपेंस की बात करते हैं फ्रेंड्स। जो नॉर्मली स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं तो आते सार उनको जॉब की अपॉर्चुनिटीज को इंक्रीज करने के लिए कार की जरूरत पड़ती है। तो 2 साल पहले जब निकिता यहाँ पे आई थी हम भी कार की सर्च में थे। उस टाइम पे हमने कार प्राइजेस जो देखे थे वो उसकी रेंज चल रही थी 3000 से लेके 6000 तक। आज के टाइम जब हम ऑलरेडी कार ले चुके हैं तो उस टाइम पे भी अगर हम सेकंड हैंड बेसिक कार देखते हैं एक स्टूडेंट के तौर पे, तो भी हमें 6000 से लेके 8000 9000 तक पे करना पड़ेगा, तभी जाके हमें ऐसी कार मिलेगी जिसमें हमें मेंटेनेंस के इश्यूज कम रहे। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स कैसे एक्सपेंसेस बढ़ते जा रहे हैं। 2 साल
साल में इतना ज्यादा फर्क आ गया है, लेकिन अगर हम बेसिक वेज की बात करें उसमें इतना कोई खास फर्क नहीं है। $1 या $1.5 के आसपास ही इंक्रीज हुआ है। और जैसे ही हम कार लेते हैं तो कार के साथ उसके खर्चे भी आते हैं। फ्यूल का खर्चा सबसे बड़ा खर्चा होता है हर वीक में। तो फ्यूल प्राइसेस 2 साल में बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे आज के टाइम अगर बात करें तो एवरेज फ्यूल प्राइस ही $1.25 के आसपास है, और अगर आप सिटी में वही फ्यूल भरवाते हो तो 1.50 के आसपास चलता है। रेगुलर फ्यूल प्राइस की बात कर रहा हूँ। उसके साथ ही इंश्योरेंस भी करानी पड़ती है फ्रेंड्स हमें। यहाँ की इंश्योरेंस कंपनीज मेरे हिसाब से तो रिप ऑफ करती हैं सबको, स्पेशली स्टूडेंट्स को, क्योंकि स्टूडेंट्स ही उनके मेजर कस्टमर्स हैं जो कि कार्स बाय करते हैं, अच्छी अच्छी कार्स भी बाय करते हैं। तो इंश्योरेंस की बात करूँ तो एवरेज प्राइस $200 से लेके $400 तक भी जाता है। तो इतना कार इंश्योरेंस पे करना एक स्टूडेंट के लिए अफोर्डेबल नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि हमें 2 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए, तो इतना तो हमें भी आइडिया लग गया है कि एज अ स्टूडेंट आप कितना अर्न कर सकते हो और आपके एक्सपेंसेस किस लिमिट तक होने चाहिए। सो एक्सपेंसेस की बात तो यहाँ खत्म होती है। हम अगले टॉपिक पर चलते हैं जो है क्राइम, जो कि काफी ज्यादा क्राइम रेट जो इंक्रीज हो चुका है। अगर हम बात करें कनाडा की, कैसे इंक्रीज हो रहा है, हम आजकल रोज खबरों में पढ़ रहे हैं, फेसबुक पर देख रहे हैं, या हमें न्यूज भी मिलती है कि किसी को शूट कर दिया, या फिर जैसे ब्रैम्पटन साइड जो है, मिसिसागा, ये बड़ी सिटीज हैं, वहाँ पर कितनी ज्यादा चोरियां बढ़ चुकी हैं। रात को आप सो रहे हो, सुबह को देखो कि आपकी कार ही नहीं है। तो इससे पहले मैंने क्या देखा था कि कार के टायर्स वो चोरी हो जाते हैं, नीचे गमला लगा के चले जाते हैं या पत्थर लगा के चले जाते हैं। बट अब जो है ट्रेंड ये चल रहा है कि कार ही नहीं होती है, तो उसके लिए लोग बहुत सारे हैक्स दिखा रहे हैं कि अपनी कार की चाबी जो है वो कहीं और रखो, अंदर रखो, जो ट्रैक ना हो पाए, मतलब बहुत सारी चीजें आ रही हैं। तो क्राइम रेट हाई हो रहा है, जिसकी वजह से हमें और चीजें खरीदनी पड़ रही हैं। कोई कैमरा खरीद रहा है अपनी कार्स के लिए, तो वो सब एक्सपेंसेस भी जुड़ रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है यहाँ आने का। सो मे बी इन फ्यूचर जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको वो चीज फेस करनी पड़ सकती है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट बात करते हैं हम कनाडा में जॉब रिक्वायरमेंट्स की। तो जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि इमिग्रेशन काफी रूल्स को इजी कर रही है स्टूडेंट्स के लिए ही, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स भी हो रहे हैं फ्रेंड्स, जो हमें अभी देखने को मिल रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स आज भी फुल टाइम काम ना करके पार्ट टाइम जॉब्स ही लेना चाहते हैं, क्योंकि वो अपनी स्टडी पे फोकस करना चाहते हैं, जिसके लिए वो कनाडा में आए थे। अनफॉर्चुनेटली उन्हीं लोगों को इन न्यू रूल्स की वजह से काफी कुछ भुगतना पड़ रहा है, उनको पार्ट टाइम जॉब्स नहीं मिल पा रही हैं फ्रेंड्स। तो आप जब भी प्लान कर रहे हैं कनाडा आने का, तो आप अपनी प्लानिंग उस हिसाब से करके आइए कि आप यहाँ पे स्टडी भी करें, लेकिन जॉब को एज अ फुल टाइम ढूंढने की कोशिश करें, ताकि आपको एम्प्लॉयर प्रायोरिटी पर रख के हायर करे। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं हेल्थ इश्यूज। जी हाँ, हेल्थ इश्यूज भी काफी ज्यादा इंक्रीज होते जा रहे हैं। रोज हमें देखने को मिलता है कि किसी को कुछ प्रॉब्लम हो गई, जैसे हार्ट अटैक के केसेस बहुत सुनने में आए हैं लास्ट ईयर जो मैंने देखा, क्योंकि बच्चे जो हैं वो बहुत ज्यादा जॉब कर रहे हैं, अपनी स्टडी की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उसकी वजह से वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। क्योंकि इन दी एंड आप स्टडी करने आए हो यहाँ पर, आपको वो स्कोर करना होगा जो आपकी कोर्स की डिमांड है, और वहाँ पर वो लैक कर जाते हैं, उसकी वजह से उनको डिप्रेशन हो जाता है। और मे बी समटाइम्स वो जॉब बहुत ज्यादा कर रहे हैं और उनकी खर्चे हैं वो काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। नॉट द बेसिक खर्चे, बट कुछ पार्टी लवर्स हैं, कुछ लोगों को ड्रग्स एडिक्शन हो जाती है। तो ये सब चीजें जो है उनके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जा रही है। वो पैसे नहीं बचा पा रहे हैं, फैमिली को पैसे भेजने हैं, लोन्स चल रहे हैं, तो उससे क्या होता है, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये भी एक बैड पॉइंट है कनाडा आने का। तो जो नेक्स्ट बैड पॉइंट मैं बोलने जा रहा हूँ वो है वर्क परमिट होल्डर्स और परमानेंट रेजिडेंट होल्डर्स के लिए, जो कि यहाँ पे आके सेटल होने के बाद अपना खुद का घर बाय करना चाहते होते हैं। आज के टाइम सब जगह, सिर्फ कनाडा की बात नहीं करूंगा, हर जगह ही प्रॉपर्टी के रेट्स बहुत हाइक पे जा चुके हैं, और गवर्नमेंट ट्राई कर रही है बहुत कुछ करने का, लेकिन उनके एक्शन से कहीं पे भी नजर नहीं आता कि प्रॉपर्टी के प्राइसेस कहीं पे भी थोड़े बहुत लो हो रहे हैं, जिससे कि लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। स्पेशली कनाडा की बात करूं तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी के प्राइसेस थे उनमें ही 3-3, 4-4 लाख का हाइक देखने को मिल रहा है। तो प्रॉपर्टी के प्राइसेस हाई होने की वजह से लोगों की अफोर्डेबिलिटी पावर कम होती जा रही है। तो ये भी एक बैड पॉइंट है कनाडा में आने। तो फ्रेंड्स ये तो थे सारे नेगेटिव पॉइंट्स जो हमने आपको बताए। हम आपको डिमोरलाइज नहीं करना चाहते, हमारी वीडियो का ये कोई पर्पस नहीं है। इतने नेगेटिव पॉइंट्स होने के बावजूद भी बहुत सारे स्टूडेंट्स कनाडा में आ रहे हैं और सेटल भी हो रहे हैं। हम भी आए थे, हम भी आज कहीं ना कहीं सेटल हुए हैं। हमारा नेगेटिव पॉइंट्स बताने का पर्पस सिर्फ एक ही है कि जो भी नेगेटिव पॉइंट्स हमने आपको बताए हैं उसके सोल्यूशंस भी हैं फ्रेंड, लेकिन कनाडा माइग्रेट होने से पहले आपको उन सोल्यूशंस पे काम करना पड़ेगा। उन सोल्यूशंस के लिए प्लानिंग करके आनी होगी। हमारा मोटिव यही था आपको नेगेटिव पॉइंट्स बताने का, ताकि आप सिर्फ ब्लाइंडली माइग्रेट ना हो जाएं और बाद में आप डिमोरलाइज हो जाओ और आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़े, और इन दी एंड आप ये ना सोचो कि मैंने जो
डिसीजन लिया था माइग्रेट होने का, बहुत गलत डिसीजन ले लिया। So, जैसा जतिन ने आपको बताया कि हमारा कोई मोटिव नहीं है आप लोगों को कि हम डिमोरलाइज करें यहाँ आने से। कुछ लोग कमेंट करेंगे खुद तो आके यहाँ बैठ गए हो और हम लोग को डिमोरलाइज करो, बट नहीं, हम लोग बस आपको रियलिटी बता रहे हैं कि जो चीजें हमने फेस करी है या हमारे साथ वाले फ्रेंड्स फेस कर रहे हैं वो हम आप सबके साथ रूबरू करा रहे हैं कि क्या रियलिटी है आजकल की। तो 2023 में आना इट्स नॉट बैड और इट्स नॉट गुड, इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे हैं। अगर आप गोल ओरिएंटेड है, आप पैशनेट है और कॉन्फिडेंट है कि आप ये चीज कर सकते हो और ये सब एक्सपेंसेस आप झेल सकते हो, जो भी हमने बैड चीजें बताई वो आप उन सब के सॉल्यूशन भी है आपके माइंड में, तो आप उस चीजों से फेस करके आप आगे बढ़ सकते हो। दिस इज सो वेल एंड गुड, इट डिपेंड्स ऑन यू ओनली, बिकॉज मैंने भी सोचा था ये सारे बैड चीजें मैं आई थी, बट हाँ हम लोग उससे गो थ्रू हुए हैं और आज हम यहाँ पे खड़े हैं आपके सामने और सबको ये चीजें बता रहे हैं कि क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ती है और कैसे कैसे जो है सिनेरियो चलता है। सो लास्टली मैं यही कहना चाहूंगी, पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। थिंक वाइजली, टेक डिसीजन, सब कुछ आपके सामने है। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपको पता ही क्या करना है, लाइक, शेयर एंड कमेंट और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। किसी को और भी क्वेश्चंस हैं या जानना चाहते हो इसके बारे में तो आप प्लीज हमें डीएम कर सकते हो पर्सनली, और कुछ और भी क्वेश्चंस आपको कनाडा से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। फिर से मिलते हैं एक अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आप सबके लिए। बाय बाय।